आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व एवं विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक नवीन विचारों और प्रयोगों का समर्थक था। उसने राजनीतिक संकटों पर नियंत्रण करने के लिए और विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए उसने समस्त भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। अशोक के बाद भारत के किसी अन्य सम्राट ने ये कार्य नहीं किया था, तो उसने संपूर्ण भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकीकरण करने का प्रयास किया। उसने सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक व्यापक साम्राज्य विस्तार की उसने योजना बनाई। लगभग सारे भारत को जीतने के बाद उसने मध्य एशिया में भी साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया। उसने अन्य शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन, ईरान, इराक और ख्वारिज्म, ध्यान दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन, ईरान, इराक और ख्वारिज्म के साथ राजदूतों का परस्पर आदान प्रदान हुआ। तो इन इलाकों में, इन देशों में जब उसने अपने राजदूत भेजे तो वहाँ के राजदूत भी यहाँ आए। इससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये एक नवाचार था। सक्रिय विदेश नीति का उसने सहारा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान होने के साथ साथ तार्किक व्यक्ति भी था, रैशनलिस्ट भी था। हर बात को वो तर्क की कसौटी पर परखना चाहता था। इस कारण रूढ़िवादी उलेमा उसके इस व्यवहार से नाराज रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक शरीयत का भी ज्ञाता था। उलेमा जहाँ रूढ़िवादी व्यवहार करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक वहीं तार्किक व्यवहार करता था और उलेमाओं की तरह वो भी शरीयत का ज्ञाता था। उलेमाओं के विपरीत वह उदार दृष्टिकोण का समर्थक था। सूफियों के विपरीत वह संसार से विरक्त न होकर सक्रिय जीवन बिताने में विश्वास रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक को यद्यपि इस्लाम में पूरी आस्था थी, लेकिन अन्य धर्मों के संबंध में भी वो जानकारी प्राप्त करना चाहता था। इस कड़ी में उसने जैन आचार्य राजशेखर और जिन प्रभा सूरी के साथ उसने वाद विवाद किया, धर्म चर्चा की। ध्यान दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दो जैन आचार्य राजशेखर और जिन प्रभा सूरी के साथ धार्मिक वाद विवाद किया। उन्हें धन आदि भेंट भी उसने प्रदान की। ईसामी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक होली और अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। ये चीज़, होली और अन्य हिंदू त्यौहार, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक भाग लेता था, इस बात की जानकारी हमें ईसामी करता है। समकालीन इतिहासकार था जिसने फुतुह उस सलातीन नामक पुस्तक भी लिखी थी, हमने पहले पढ़ा था। तो समकालीन इतिहासकार ईसामी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक होली और अन्य हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था। तो ये सब बातें क्या शो करती है कि मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक दृष्टि से उदार दृष्टिकोण रखता था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी, ये उसे समकालीन मध्य युगीन सुल्तानों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। उसने जैन मंदिरों के निर्माण की न केवल अनुमति दी, बल्कि व्यक्तिगत अनुदान भी दिया। परंतु धर्मांध उलेमा उसकी इस नीति से संतुष्ट नहीं थे, और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक तर्क को प्रधानता देता था, इस कारण उलेमा मोहम्मद बिन तुगलक को विधर्मी समझते थे। अतः उलेमा वर्ग ने उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है
कि उलेमा वर्ग जो था उसने मोहम्मद बिन तुगलक का बड़े पैमाने पर विरोध किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था वो जाति और जन्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखता था। उसने जाति और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि योग्यता के अनुसार उसने लोगों को पद और सम्मान का वितरण किया। उच्च पद योग्यता के अनुरूप उसने बांटे। योग्य व्यक्तियों को उसने सम्मान भी किया, भले ही वो किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। उसने अपने सामंतों में निम्न वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया, जो कि तुर्की सामंतों के लिए असहनीय था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अपने सामंतों में निम्न वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ये प्रयास था ये तुर्की कुलीन सामंतों के लिए असह्य था। जो तुर्की कुलीन सामंत थे वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको ये हजम नहीं हुआ कि निम्न वर्ग के लोगों को भी मोहम्मद बिन तुगलक ने उच्च पद दे दिए हैं। तो तुर्की कुलीनों को ये लगा कि ये उनके विशेषाधिकारों और सुविधाओं के विरुद्ध है। अपने विशेषाधिकारों और सुविधाओं की रक्षा के लिए तुर्की कुलीन वर्ग ने मोहम्मद बिन तुगलक के इस कार्य का विरोध किया, जिसके तहत उसने निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च पद दे दिए थे। इसके अलावा सुल्तान ने जैनों एवं हिंदुओं को भी बड़े पद प्रदान किए। जैनियों को और हिंदुओं को उसने बड़े पद दे दिए। ये सब बातें तत्कालीन परंपराओं के विरुद्ध थी। उस समय ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले कि साहब गैर मुस्लिमों को, निम्न कुल के व्यक्तियों को या हिंदुओं को प्रशासन में उच्च पद दे दिए जाए। उसने हिंदुओं के साथ साथ जैनियों को भी प्रशासन में उच्च पद दिए, निम्न वर्ग के लोगों को भी प्रशासन में उच्च पद दिए योग्यता होने पर। तो ये सब बातें तत्कालीन रूढ़िवादी समाज की परंपराओं के विरुद्ध थी। इस कारण बर्नी और अन्य इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के इन कार्यों का विरोध किया। बर्नी और अन्य इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक की इस पहल को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने विरोध किया और सुल्तान के व्यक्तित्व के संबंध में उन्होंने क्या की, निराधार आलोचना कर दी। इसी भ्रमित आधार को मानकर बर्नी और अन्य इतिहासकार जो समकालीन थे वो रूढ़िवादी सोच के थे। मोहम्मद बिन तुगलक को वो पसंद नहीं करते थे। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने काफ़ी आलोचना की। इसी को आधार मानकर इतिहासकार जो एल्फिंस्टन है और विंसेंट आर्थर स्मिथ, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को, एल्फिंस्टन ने तो पागल कह दिया और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने मोहम्मद बिन तुगलक को परस्पर विरोधी गुण रखने वाला सुल्तान बताया। तो एक प्रकार से विंसेंट आर्थर स्मिथ और एल्फिंस्टन दोनों ही इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व और चरित्र का सही मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बर्नी की बातों पर विश्वास किया। और चूंकि बर्नी रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था, सुल्तान के द्वारा जो ये नए परिवर्तन किए जा रहे थे, बर्नी ने उनको स्वीकार नहीं किया कि कैसे हिंदुओं को प्रशासन में ऊंचा पद दे रहा है, कैसे निम्न कुल के व्यक्तियों को प्रशासन में उच्च पद दिए जा रहे हैं योग्यता के आधार पे। तो बर्नी ने उनका विरोध किया, मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की इन कार्यों की। इसी बर्नी की आलोचना को आधार रखते हुए ही आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ और एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकारों ने भी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कह दिया, परस्पर विरोधी गुण रखने वाला कह दिया और मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व और चरित्र का सही मूल्यांकन नहीं किया। परंतु एक इतिहासकार हुए हैं मेहदी हुसैन, उन्होंने इस धारणा का खंडन किया और मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के गुणों की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के गुणों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला जो इतिहासकार था वो थे मेहदी हुसैन। मोहम्मद बिन तुगलक
नवीन विचार रखता था, मौलिक विचार रखता था और इस आधार पर राज्य और प्रशासन तंत्र को नए ढंग से पुनर्गठित करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक नीतियों को एक नई दिशा प्रदान की। उसने क्या क्या काम किया? निरंकुश राजतंत्र को पुनः सशक्त बनाने के प्रयास किए। इसके अलावा सामंत वर्ग का उसने पुनर्गठन किया। तुर्की कुलीन सामंतों का जो एकाधिकार था उसे तोड़कर योग्यता के अनुसार निम्न वर्ग के लोगों को भी उसने उच्च प्रशासनिक पद दिए। तो इस प्रकार सामंत वर्ग का उसने पुनर्गठन किया और सामंत वर्ग में उसने विविध तत्वों को प्रतिनिधित्व देने के उपाय किए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या काम किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने और काम किया, धार्मिक सहिष्णुता का आचरण किया। उसने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किए। जैनियों और हिंदुओं को प्रशासन में उच्च पद दिए। इसामी कहता है कि वो होली और अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। इसके अलावा उसने प्रशासनिक एकीकरण के उपाय किए, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण के उपाय किए। दौलताबाद को उसने राजधानी बनाया इसीलिए था ताकि दक्षिण भारत का भी पूरा नियंत्रण रखा जा सके। आर्थिक सुधार के उसने प्रयास किए, हालांकि ये योजनाएं उसकी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। सक्रिय विदेश नीति का उसने पालन किया। आपको पता होगा कि सक्रिय विदेश नीति में उसने चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म आदि देशों में उसने अपने राजदूत भेजे। वहाँ के राजदूतों का भी उसने स्वागत किया। तो सक्रिय विदेश नीति का भी उसने पालन किया। तो ये उसके जो प्रशासनिक नीतियों में उसने जो नए सिद्धांत बनाए उनको हमने बिंदुवार पढ़ा। अब मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं और प्रयोगों के बारे में पढ़ें तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 तो प्रशासनिक प्रयोग किए और 2 उसकी सैनिक योजनाएं थी। तो 3 प्रशासनिक प्रयोग में पहला तो था राजधानी परिवर्तन। एक योजना थी उसकी कृषि संबंधी सुधार की, जिसके तहत उसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी और वैज्ञानिक कृषि का प्रयोग भी उसने किया। इसके अलावा 1330 में उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और खुरासान विजय की उसने योजना बनाई। कराचील का उसने अभियान किया। तो उसके द्वारा 3 प्रशासनिक प्रयोग और 2 सैनिक प्रयोजनों की चर्चा हमें मिलती है। 3 तो प्रशासनिक प्रयोग और 2 सैनिक प्रयोजन हमें उसके मिलते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का जो कार्य किया था वो 1327 ईस्वी में किया। उसने दिल्ली के बजाय दौलताबाद या जिसको देवगिरी भी कहा जाता है उसको अपने साम्राज्य की नई राजधानी बनाया, या यूँ कहें कि दूसरी राजधानी बनाया। वो दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखने के लिए दौलताबाद को नई राजधानी उसने बनाने की सोची, क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में थी। वहाँ रह कर के वो उत्तर और दक्षिण दोनों भारत पर नियंत्रण रख सकता था। तो 1327 ईस्वी में उसने देवगिरी को राजधानी घोषित किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती की। उसने सामंतों को, उलेमाओं को, आम प्रजा को ये कहा कि आप सबको दिल्ली से दौलताबाद चलना पड़ेगा। तो 1327 में उसने राजधानी दौलताबाद को बनाया, लेकिन 1334-35 तक उसका ये प्रयोग विफल हो गया। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि देवगिरी सल्तनत के मध्य में पड़ती थी, इसलिए वहाँ से संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था। इस कारण पूरे साम्राज्य पर आसान नियंत्रण रखने के हिसाब से ही उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। जबकि ईसामी का कहना अलग है। समकालीन इतिहासकार ईसामी, जिसने फुतुह सलातीन पुस्तक लिखी थी, ईसामी कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक खूनी एवं रक्त पिपासु था। वो दिल्ली वासियों को सज़ा देना चाहता था, क्योंकि लोग उसके महल में चुपके चोरी से बद्दी गालियों से भरे पत्र फेंकते रहते थे। तो सुल्तान खूनी और रक्त पिपासु था। दिल्ली वासियों को सज़ा देने के लिए उसने राजधानी दिल्ली के बजाय देवगिरी या दौलताबाद को बना दिया, ऐसा ईसामी का मत है। लेकिन सभी इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। इतिहासकार मेहदी हुसैन कहते हैं कि सुल्तान का उद्देश्य दिल्ली के साथ साथ दक्षिण में एक द्वितीय राजधानी का निर्माण करना था। उसने दक्षिण में प्रभावी प्रशासन के लिए देवगिरी को
अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहा। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। अल उमरी, जिसने मसालिक उल अब्सार लिखा, उसका कहना है कि दिल्ली सल्तनत की दो राजधानियां हैं, एक दिल्ली और दूसरी देवगिरी या दौलताबाद। कहा जाता है कि राजधानी शिफ्ट करने के बाद भी दिल्ली से बराबर सिक्के ढाले जाते रहे। दिल्ली की टकसाल के जो सिक्के थे वो हमें 1327, 28 और 29 ईस्वी के उपलब्ध हुए हैं। तो ये उसकी प्रशासनिक योजना थी, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी को शिफ्ट करना। अब उसने ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर जब शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन लोग मन से नहीं गए। दिल्ली से दौलताबाद की यात्रा में मार्ग में कई सारे व्यक्ति मारे गए। लोगों का वहाँ पर मन नहीं लगा और 1334-35 में उसका ये प्रयोग असफल हो गया। उसने वापस दौलताबाद से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी। तो इस शिफ्टिंग में फिर वापस कई सारे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई सारे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये जो राजधानी परिवर्तन का जो उसका ये प्लान था, ये असफल रहा और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हमें मिलते हैं। इतिहासकार लेनपूल कहते हैं कि दौलताबाद सुल्तान की गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि दौलताबाद जब राजधानी शिफ्ट की गई 1327 में, तो कई सारे उलेमा, धार्मिक विद्वान और सामंत वर्ग दिल्ली से दौलताबाद पहुँचे। वहाँ दौलताबाद लगभग 7 वर्ष ही रहे वो, और उसके बाद राजधानी वापस दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। लेकिन इन 7 वर्षों में जो ये मुस्लिम उलेमा, धार्मिक विद्वान, सूफ़ी संत और सामंत वर्ग जब वहाँ दौलताबाद रहे, तो दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का एक नया केंद्र डेवलप हो गया। दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार में इन सूफ़ी संतों ने, मौलवियों ने और सामंतों ने बड़ी भूमिका निभाई। तो हम इतिहासकार लेनपूल के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि दौलताबाद एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। तो ये उसकी पहली योजना, जो हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, ये उसका प्रयास असफल रहा।